तो हमारे लेक्चर में एक तो थोड़ा सा ये देखें कि पहले हमने फ्लूइड्स पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा रह गया था हमारे टॉपिक में जो चीज़ें शामिल थी। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन क्या होती हैं, और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, और उनमें डिफरेंशिएशन के मतलब रिनॉल्ड नंबर वगैरह कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो 3000 से अबव है तो फिर आपका फ्लो जो है वो कौन सा है, टर्बुलेंट है, और अगर 2000 से कम है तो वो फिर स्ट्रीमलाइन है। हाँ जी। तो अब ये चीज़ें करने के बाद हम थोड़ा सा विस्कोसिटी को भी हमने देखा। अब हम आते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें ड्रैग फोर्स है, ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी है, और फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी के बाद हमने आना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की तरफ। बर्नौलीज इक्वेशन, उसकी एप्लीकेशंस हैं, टॉरिस थ्योरम है, ठीक है, वेंचुरी रिलेशन है। इसके अलावा थोड़ा सा सरफेस टेंशन क्या होती है, ठीक है ना, ये जो डायनामिक लिफ्ट है वो क्या है, ये चीज़ें हमने थोड़ी सी इसमें देखनी है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम आते हैं ड्रैग फोर्स की तरफ। देखो उनको जरा पॉइंटर में कहते हैं कुछ ड्रैग फोर्स जो है बेसिकली क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is flowing या moving through a fluid, when an object is moving through a fluid, then it will experience a retarding force. It will experience a retarding force called drag force. ये हमारे पास ड्रैग फोर्स है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में अपना या किसी फ्लूइड के अंदर मूव करता है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड ड्रॉप भी हो सकता है। जैसे रेन ड्रॉप है, वो रेन ड्रॉप जब फॉल करता है एयर में, ठीक है ना, तो एयर उसके ऊपर क्या लगाती है, रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्ट करती है। इसी तरह कोई चीज, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर फ्लो कर रही है तो वो लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को जो अपोजिट फोर्स लगेगी उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स की दो सिचुएशंस हैं। एक है फॉर लो स्पीड्स, लो स्पीड्स के अंदर जो है हम पढ़ते हैं कि ड्रैग फोर्स बाय स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी, और इसकी वैल्यू क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। ईटा यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है जिसके अंदर वो चीज फ्लो कर रही है, आर उस ऑब्जेक्ट का क्या है, रेडियस है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, और वी उसकी क्या है, वेलोसिटी है, और ये आपके पास क्या है, मीडियम है जिसकी विस्कोसिटी क्या है, ईटा है, जिसमें वो चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये उस वक्त फार्मूला लगेगा अगर स्पीड्स क्या है, कम है। इससे हम क्या करते हैं फिर, इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट के इंटू वी, के यहाँ पे कांस्टेंट है, और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 6 पाई ईटा आर। अब इस ड्रैग फोर्स की वजह से क्या होगा, जब बॉडी से फॉल करता है तो उसका वेट डाउनवर्ड और उसकी ड्रैग फोर्स क्या होगी, अपवर्ड। शुरू में क्या होगा कि वेट ज्यादा होगा, ड्रैग फोर्स क्या होगी, कम होगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम
ड्रैग फोर्स जो है वो ज्यादा होती जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो ये मैंने डिटेल में एक दफा आपको बताया था कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आफ्टर सम टाइम ड्रैग फोर्स और वेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास ये mt ओवर दैट के, मतलब कांस्टेंट जो है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं कि वो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, mt ओवर 6 पाई ईटा आर। अब इसमें क्योंकि दो फैक्टर्स है, मैस भी है और रेडियस ऑफ द यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी है, तो अगर सिर्फ हम साइज के ऊपर इसको लेके आना चाहते हैं तो हमें मैस को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैस जो है वो क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू, ये जब हम पुट करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या जाता है, 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। और इसमें वीटी जो है वो प्रोपोर्शनल है इसके आर स्क्वायर साइज पे। जैसे कि आदमी जब ये पैराशूट वगैरह जब ओपन करते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम साइज को क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, और उससे क्या होगा कि ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। और पैराशूट खोलने से क्या होगा, ड्रैग फोर्स ज्यादा लगने से वेट और ड्रैग फोर्स फौरन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए स्पीड वो अटेन क्या करेगा, कम, और उसी स्पीड से आगे नीचे आएगा, तो इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो है कि हमारे पास ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल थी वेलोसिटी के एट लो स्पीड्स और एट हाई स्पीड्स। दूसरे नंबर पे क्या है, एट हाई स्पीड्स दैट फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, वी स्क्वायर के। तो स्क्वायरली जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी अगर डबल हो जाती है तो ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। अब ये फिनोमिना कहां पे एप्लीकेबल है, जैसे मतलब गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा स्पीड के ऊपर मूव करती हैं, वहां ये फिनोमिना ये वाला फॉर्मूला लगता है। एयरप्लेन के अंदर ये फॉर्मूला लगता है। उसमें फिर क्या किया जाता है, इसकी जो वैल्यू है ड्रैग फोर्स की वो है हाफ रो सी ए वी स्क्वायर, हाफ रो सी ए वी स्क्वायर। हाँ सर, अब आप फिर अब लेकिन कोई सेम नहीं होता बताना, नहीं सेम होता है। अच्छा, मैंने तो फिर भी चलो कर हिंदी में बोलते हैं। नहीं मैंने तो नहीं कैमरा। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा। अब इसमें हमारे पास जो है, जब ये फॉर्मूला इसमें रो क्या है, पहली बात है ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, और सी ए क्या है, ए है फेसिंग एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सी यहां पे क्या है, ये इसको ड्रैग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे एयरप्लेन वगैरह के आगे जो फेसिंग एरिया वो स्मूथ बनाया जाता है, तो उसी से मतलब ये एरिया को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। और ड्रैग कोफिशिएंट जो है
ये एक एक्सपेरिमेंटली इसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। पहले चीज को डिजाइन किया जाता है, वो डिजाइन करने के बाद उसको कैलकुलेट किया जाता है। मुख्तलिफ कंपनी, जैसे ये गाड़ी की कंपनी है, होंडा है, या मतलब ये तमाम कंपनीज का अपना अपना क्या है, उनकी गाड़ियों का ड्रैग कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो वो ये वाली सी की वैल्यू वहां पे दिया है। ये मैंने बता दिया क्या है, फेसिंग एरिया है उसका, पूरा एरिया नहीं है, सरफेस एरिया नहीं, बल्कि जो सामने वाला एरिया है, जो फ्लूइड के साथ क्या हो रहा है, फेस हो रहा है, वो वाला एरिया है। बाकी बी हमारे पास क्या है, स्पीड। इसमें अगर हम देखें तो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यार के जो है वो हमारे पास क्या आ गया, हाफ रो सी ए। और अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वी की जो है वो एम जी ओवर के का क्या है, स्क्वायर रूट है। इसमें जब के की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, वी टी इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 mg ओवर रो सी ए। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बनता है। तो देखिए ड्रैग फोर्स हमारे पास डिसाइड करेगी कि टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, उस दिन भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें, वी की ग्राफ ड्रा कर लें, या टाइम ले लें, या डिस्टेंस ले लें, यहाँ पे जो फॉल कर रहा है बॉडी, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास जो है क्या होता है, पहले तो जाहिर बात है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर जो है शुरू में इसकी स्लोप क्या होगी, ग्रेडियंट ज्यादा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेडियंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये हमारे पास स्पीड फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये स्पीड क्या कहलाएगी, टर्मिनल स्पीड। ये शुरू में क्या है, स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, और फिर वो स्लोप क्या हो रही है, यानी विद टाइम or distance, the gradient of velocity decreases। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ड्रैग फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ड्रैग फोर्स इंक्रीज होने से ये ग्रेडियंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और फाइनली ग्रेडियंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एट दैट टाइम वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो उसमें फिर क्या होगा कि मजीद वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। उसे मैं आपको यही बताया था कि जैसे वेलोसिटी का ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इससे बाद ये है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और नेट फोर्स भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेट फोर्स भी डिक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली क्या हो गया, डिक्रीजेस टू एक्सेलरेशन भी क्या करता है, जीरो, और नेट फोर्स भी क्या करती है, जीरो। तो यहां से फिर वेलोसिटी क्या जाती है हमारे पास, कांस्टेंट हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये तो हमारे पास ड्रैग फोर्स की कहानी है। तो ड्रैग फोर्स क्या है, जब बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करता है तो फ्लूइड उसके ऊपर अपोजिट क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ड्रैग फोर्स मैंने बताया एट लो स्पीड्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, एट हाई स्पीड जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो दोनों में हमारे पास एक में mg ओवर k फार्मूला है, एक में mg ओवर k स्क्वायर रूट फार्मूला है किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। और दोनों फार्मूले भी हमने डिस्कस कर लिए, इसके अंदर कोएफिशिएंट्स क्या है, ड्रैग कोएफिशिएंट क्या है। अब ड्रैग कोएफिशिएंट जो है वो उसकी उसकी डिपेंडेंस क्या है, वो उस चीज के डिजाइन के ऊपर है, वो डिजाइन कैसा किया गया उसको, मतलब उनको कैसे मेजर करते हैं। एक आपके पास जो ना वो एक सुरंग टाइप होती है, उसमें बहुत ज्यादा विंड टाइप, मतलब उसमें से एयर गुजारी जाती है, उसमें उस चीज का डिजाइन रखा जाता है, और उसको कैलकुलेट किया जाता है कि उसका ड्रैग कोएफिशिएंट क्या है।
तो वो ड्रैग कोफिशिएंट मतलब सी की वैल्यू है। बाकी डेंसिटी और एरिया फेसिंग एरिया है, वी जो है वो स्पीड है। तो ये चीजें होगी। अब उसके बाद हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है कि अगर से हमारे पास जो है एरिया में चेंज आता है, यानी फ्लूइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज होता है, तो उससे फ्लूइड स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। क्या चेंज आएगी, इससे यहाँ पे जो एरिया है वो A1 है और वेलोसिटी क्या है, V1 है, और इस जगह पे एरिया क्या है और वेलोसिटी क्या है, V2 है। मतलब एरिया यहाँ पे ज्यादा है, वेलोसिटी क्या है, कम है। जहाँ पे एरिया कम है, वेलोसिटी क्या है, वो ज्यादा है। तो इसमें इक्वेशन में क्या कहती है कि जो ए वी है, प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द स्पीड, या आप इसको क्या कहते हैं, फ्लो रेट, हाँ, या फिर इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम फ्लक्स, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब कि विद टाइम अगर एरिया जो है वो जितना डिक्रीज होगा उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। A1 V1 इज इक्वल टू, किसी दो पॉइंट्स के ऊपर अगर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 पॉइंट है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या अगर आप एरिया और स्पीड का ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास क्या रहेगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है ना, V को अगर डिक्रीज करना है एरिया, उससे भी अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं उससे V क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एरिया को डिक्रीज करते हैं तो उसके उससे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। That is called equation of continuity, which is according to the law of conservation of mass. The fluid is incompressible. Fluid क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए जैसे हम उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। यानी एट द सेम टाइम इंटरवल जितना मैस फ्लूइड का एंटर हो रहा है उतना ही मैस क्या होगा, वो लीव आउट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन में क्या हमारे पास कि एट एनी पॉइंट सम ऑफ द प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस टेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इसमें अगर हम किसी पॉइंट पे एक फैक्टर इंक्रीज होगा तो दूसरे दोनों फैक्टर्स के अंदर या किसी एक फैक्टर के अंदर जो है वो डिक्रीज आएगी। अब देखिए, अगर से हम कहते हैं कि इसको बेसिकली ये रो कहां से आया है, ये आया मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसमें हमारे पास जो है अगर हम वो वॉल्यूम पे इसको डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास ये क्या फार्मूला बनेगा, फिर ये बनेगा यहाँ क्या आ जाएगा, वर्क डन, ये पी डेल वी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ एम पी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है,
बर्नौलीज इक्वेशन। अगर इसमें हाइट क्या है, सेम है, यानी कि क्या मतलब कि पाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो फिर हमारे पास क्या रह गया, फिर हमारे पास आ गया P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये यहां से इसकी एक एप्लीकेशन आती है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो है ये कहां ये फॉर्मूला यूज होता है, ये वेंचुरी मीटर के अंदर, इसके अंदर वेंचुरी डक्ट जो बनाई जाती है उसमें टू मेजर द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड, यानी इसको हमने कहां यूज करना है, वेंचुरी मीटर के अंदर। अब वेंचुरी मीटर बेसिकली क्या है, वेंचुरी मीटर में हमारे पास जो है ये से पाइप है, ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ जी, नहीं एरिया जब हम डिक्रीज करेंगे तो ज्यादा से स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे प्रेशर और क्या है, स्पीड का रिलेशन है, तो प्रेशर डिफरेंस से आप स्पीड मेजर कर लेते हैं, यानी मेजर क्या करते हैं हम, स्पीड किससे मेजर करते हैं, प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर ज्यादा होने से जाहिर बात है वो यहाँ पे जो हम तो मैनोमीटर वगैरह यूज करेंगे उसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा, ठीक है ना, उसके अंदर फोर्स लगेगी, वो क्या होगा, वो शिफ्ट होगा, उसके अंदर एक डिफरेंस आएगा। ये भी मैं बताता हूँ कैसे हम मेजर करते हैं। से आगे हमने ये ऐसे हमारे पास है, ये से एक हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल पाइप है। अब जाहिर स्टीम लाइन यहाँ क्या होगी, उनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा और यहां पर आकर वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। अब अगर हम एक मैनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट लेकर इसके साथ अटैच करें और उसमें कोई फ्लूइड हम डालते हैं, तो अब से हमारे पास जो है ये वाला एरिया जो है वो ए प्राइम है, ये वाला एरिया क्या है, ये ए है। तो यहां पर प्रेशर क्या है, यहां स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम होगा, दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज है, यहाँ प्रेशर क्या है, इंक्रीज है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड हमने रखा होगा, पहले तो उस फ्लूइड का लेवल ये होगा से इतना वो फ्लूइड होगा, ठीक है ना। ये जो एयर या जो भी फ्लूइड है इसकी डेंसिटी से कौन सी है, रो है। और जैसे ही हमने इसके साथ अटैच किया तो ये इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, यहाँ प्रेशर क्या है, कम है, तो ये शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट कैसे होगा, से ये लेवल यहाँ तक आ गया और इधर से ये लेवल यहाँ तक चला गया। इधर से अगर जरा ये नीचे आएगा तो यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर। अब ये इसके अंदर वो मैनोमीटर के अंदर जो भी फ्लूइड है, अब उस फ्लूइड में कितनी हाइट से ये एच हाइट जो है वो हाइट का डिफरेंस आ गया। ऐसा करने से एच हाइट का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब ये सारी चीजें जब हम इसे पुट करते हैं इस मैनोमीटर की से, जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो रो कोई हम एम ले लेते हैं। तो अब इसका जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड स्पीड जो है वो हमारे पास क्या होगी, इज इक्वल टू ए प्राइम 2h रो एम माइनस रो ओवर रो इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्राइम स्क्वायर। यानी अब ये चीजें हमें मालूम है कि मैनोमीटर के अंदर जो हमने फ्लूइड यूज किया है उसकी डेंसिटी हमें मालूम है। जिस फ्लूइड की डेंसिटी स्पीड मालूम करना चाहते हैं उसकी भी डेंसिटी हमें मालूम होनी चाहिए।
और वेजी डक्ट का जो एरियाज है वो भी हमें नोन है। सिर्फ हमें ये देखना है कि मैनोमीटर कितना शिफ्ट होता है, कितनी हाइट शिफ्ट होता है, वो हाइट जहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ द फ्लूइड आ जाएगी। अब ये भी कहां से निकला हमारे पास, इसी फार्मूले से हमें फाइंड आउट हुआ है, क्योंकि ये 2 इधर चला जाता है, 2p, p जो है वो रो एच होता है, तो ये वही चीज बन जाती है। अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो हमारे पास फाइनली ये फार्मूला आ जाता है। हाँ जी, नहीं डेंसिटी चेंज नहीं है, एक तो वो उसकी डेंसिटी है जिसको आपने जिसकी स्पीड मालूम कर रही है, एक हमने मैनोमीटर के अंदर अपना एक फ्लूइड डाला हुआ है, एक उसकी डेंसिटी। हाँ ये और फ्लूइड, ठीक है ना। अब वेंसीमीटर के बाद तो मैया द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, एक तो मेन एप्लीकेशन बर्नौलीज की ये है, दूसरी मेन एप्लीकेशन उसकी है टॉरसेलिस थ्योरम। उससे हम क्या मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। यानी कोई भी टैंक है हमारे पास, कोई वैसल है, उसमें किसी हाइट तक हमने कोई फ्लूइड डाला हुआ है, तो कोई भी ऑरिफाइस उससे कितनी स्पीड से वहां से वो फ्लूइड मतलब निकलेगा, तो वो उसकी स्पीड जो है वो हमें कहां से मालूम होती है, बर्नौलीज इक्वेशन से। अब उसमें क्या होता है, पहली बात तो ये है कि अगर हम एक ये सेकंड एप्लीकेशन समझ लें इसकी बर्नौलीज की, टॉरसेलिस थ्योरम। एक केस हम ये लेते हैं कि हमारा अगर ओपन वेसल है, कि उसमें फिर क्या होगा, ओपन वेसल में से ये लेवल है फ्लूइड गैस में, और यहां से ये जो ऑरिफाइस है इसकी हाइट से स्मॉल h है, और फ्लूइड की टोटल हाइट जो है वो कैपिटल H है। अगर एक फ्लूइड ड्रॉप या वैसे फ्लूइड या कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से फ्रीली फॉल करे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करती है, तो उसकी स्पीड उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। तो बड़ा है ना हमने कि उसकी स्पीड जो है ये इस इक्वेशन से 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, यानी फाइनल स्पीड जो है इनिशियल तो 0 होगी, तो 2gh स्क्वायर रूट होगी। वो इस बात पे डिपेंड करती है कि फॉलिंग डिस्टेंस कितना है। ये हमने उसमें पढ़ा था काइनेटिक इंटरकन्वर्जन में भी, कि स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल है फॉलिंग डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के। तो 2gx निकली थी, यानी एट द पॉइंट बी हमारे पास क्या निकली थी, वी बी स्क्वायर क्या आया था 2gx, और वी बी क्या आया था 2gx स्क्वायर रूट। ये वही फार्मूला है, यानी ये जो अंडरस्टूड है कि ये क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली थ्रू हाइट h या थ्रू डिस्टेंस h। अब यहां पर ये कितना फॉल करेगा, अगर फ्रीली, अभी तो टाइम के अंदर यहां पर उसके आने की स्पीड v1 है, यहां से निकलने की स्पीड v है जो कि v2 है, प्रेशर यहां पे भी एटमॉस्फेरिक है, यहां भी एटमॉस्फेरिक, यानी यहां प्रेशर सेम हो जाएगा। जैसे पिछले टॉपिक में क्या हुई, हाइट सेम हो गई, वैसे ही इस एप्लीकेशन में क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर सेम होने की वजह से वो प्रेशर वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, P प्लस हाफ होगी स्केल पर रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 इज इक्वल टू P2, वो तो सेम हो गया। तो फिर यहां से हमारे पास फार्मूला क्या आता है कि ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो है ये क्या किया 2g, ये जो डिस्टेंस उसने फार किया है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आपका फॉलिंग डिस्टेंस है, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है कि अगर कोई हमारे पास ओपन टैंक है तो उसमें स्पीड ऑफ एफ्लक्स हमारे पास क्या होगी 2g इंटू फॉलिंग हाइट, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करती है तो उसकी स्पीड यही होती है, यानी वो कहना इस थ्योरम में ये चाहता है कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो है वो इक्वल होगी अगर वो फ्लूइड फ्रीली फॉल करे थ्रू हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अच्छा, अब अगर वेसल का क्लोज्ड, अब क्लोज वेसल में जैसी बात है
कि जो ऑरिफाइस होगा जहां से वो फ्लूइड निकल रहा है, वो निकलने वाले पॉइंट पे तो जो प्रेशर है वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, लेकिन उसका अंदर का प्रेशर क्या होगा, वो चेंज होगा। से मैं ये कहता हूं कि हमारे पास इस तरह का एक क्लोज वेसल है, यहाँ पे क्लोज है। जब ये क्लोज होगा तो से इसकी बेस के अंदर यहाँ पर एक ऑरिफाइस है, तो ये आपके पास जो है इसमें क्या है, फ्लूइड है, और यहां पर प्रेशर क्या है उसका, P है, इनसाइड द वेसल। और आउटसाइड जाएगा कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इस जगह से यहां पर जो स्टीम लाइंस है वो तो क्या होंगी, दूर दूर होंगी, क्योंकि बहुत कम स्पीड होगी उसकी, फॉलिंग लेवल उसका बहुत कम होगा। लेकिन यहां पर आकर वो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्टीम लाइंस क्या हो जाएगी, करीब करीब हो जाएगी ऐसे। अब यहां से निकलने की जो इसकी स्पीड है, से इसकी डेंसिटी क्या, रो है, यानी ये भी स्पीड ऑफ एफ्लक्स है, ये भी क्या थी, स्पीड ऑफ एफ्लक्स थी। ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो है ये किसके लिए है, अगर वो टैंक क्या है, वो वेसल जो है वो क्लोज है, तो फिर हमारे पास ये स्पीड उसी फार्मूले से, जिस फार्मूले से हमने ये फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास निकलती है v इज इक्वल टू 2p माइनस p एटमॉस्फेरिक ओवर रो स्क्वायर रूट। देखिए p की जगह क्या आता है, रो जी एच, p की जगह क्या आएगा, रो जी एच, तो रो से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वही जी एच आ जाएगा हमारे पास। ये फार्मूला बेसिकली उसी फार्मूले से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। मेरे को लाइट आई। अच्छा, अब इसमें यानी कि मैंने बताया था कि प्रेशर की जगह हम रो जी एच पुट करें तो रो कैंसिल होने से 2GH हमारे पास वही फार्मूला बना था। तो ये था हमारे पास जो है वो सेकंड एप्लीकेशन टॉरिसैलिस थ्योरम। बर्नौलीज की पहले हमने पढ़ा है वेंचुरी रिलेशन, और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, टॉरिसैलिस थ्योरम आ गया। इसी तरह जो डायनामिक लिफ्ट है उसको हम मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन या वो स्विंग ऑफ द बॉल है, वो भी इसी की एप्लीकेशन है। क्या कहेंगे इसको हम, डायनामिक लिफ्ट। इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा कि प्रेशर डिफरेंस जो है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, या इसको मैंने बताया क्या कहते हैं, आर मैग्नस इफेक्ट। अब ये क्या होता है, से हमारे पास जो है ये एक चीज जो है वो रोटेट कर रही है, ये किस वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, स्पीड इसकी कितनी है, से v2 है, और यहां पर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड उसकी स्पीड जो है वो से क्या है, v1 है, ये स्पीड क्या है हमारे पास, ये v1 है। एक साइड पे क्या होगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और दूसरी साइड पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये यानी हमारे पास जो है इस जगह पे स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी v1 प्लस v2 हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2 हो जाएगी। तो वो जो स्पीड डिफरेंस आएगा उससे क्या होगा,
उस स्पीड डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और प्रेशर डिफरेंस क्या लग जाएगा, उससे हमारे पास क्या आएगी, फोर्स आएगी। प्रेशर डिफरेंस से क्या होगा, फोर्स आ जाएगी हमारे पास। तो ये तो थी बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। इसकी कुछ एप्लीकेशन थी, इनके फार्मूले हमें याद रखने हैं। उसके बाद एक फिनोमिना है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को समझना भी जरूरी है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो बेसिकली आप ये देखें कि आगे वेव्स के अंदर भी यूज होता है सरफेस टेंशन। ये फ्लूइड का सरफेस टेंशन जो है, जैसे वाटर के ऊपर सरफेस टेंशन होता है तो उसकी सरफेस लेंथ होती है, उसकी वजह से उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होती हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना जरूरी है। तो ये तुम्हारा वेव्स के अंदर आगे आएगा। तो सरफेस टेंशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या चीज है। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ अब ये इसमें क्या होता है, मतलब सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है कि जो कोई भी फ्लूइड है वो अपनी सरफेस को हॉरिजेंटल रखता है, रखने की कोशिश करता है हॉरिजेंटल। लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे जाके हर फ्लूइड की क्योंकि अपनी कोहेसिव फोर्सेज हैं, किसी में कोहेसिव फोर्सेज क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, और किसी में कोहेसिव फोर्सेज कम होने की वजह से एडिसिव फोर्सेज ज्यादा हो जाती हैं। तो वो उसमें फिर क्या हो जाता है कि या तो जो कनकेव मेनिस्कस है वो अपवर्ड हो जाता है, ठीक है ना, या फिर कन्वेक्स मेनिस्कस जो है वो अपवर्ड हो जाता है। तो वो थोड़ा सा दोनों में क्या है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि सरफेस टेंशन का अपना रोल है वहां पे, लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है, या तो कोहेसिव फोर्सेज ज्यादा होंगी या फिर क्या होगी, एडिसिव फोर्सेज ज्यादा होंगी। उसकी वजह से या तो आपकी जो आप मेनिस्कस है, आपका सरफेस जो है वो या तो क्या होगी, अपवर्ड क्या होगा वहां पे, वो कनकेव होगा या फिर क्या होगा, कन्वेक्स होगा। तो अब बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन एक एक चलिए आपके पास सरफेस है ऐसे किसी भी फ्लूइड की। अब यहाँ जो मॉलिक्यूल है उसको इधर वाले मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर वाले इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड वाले इधर कर रहे हैं ये। लेकिन जो अंदर मॉलिक्यूल है उसको हर तरफ से फोर्सेस क्या लग रही है, इक्वल लग रही है। अब ये वाला क्या होता है, ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स। यहाँ पे है, यहाँ नेट फोर्स क्या है, जीरो है। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है सरफेस मॉलिक्यूल्स के लिए। यानी उस फ्लूइड के जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ या नेट फोर्स वो जीरो के इक्वल नहीं है, जिस वजह से सरफेस के ऊपर एक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। जिसकी वजह से द फ्लूइड क्या करता है जी, वो अपने सरफेस एरिया को, मतलब अपनी सरफेस को कम से कम सरफेस एरिया को डिक्रीज करना चाहता है, ठीक है ना, और वॉल्यूम को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। यानी ट्राई या कर सकते हैं कि जो भी करता है टू ट्राई टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया
and maximum वॉल्यूम। अब जाहिर बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहां पर वो अपनी उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है। जैसे एक बबल या ड्रॉप बनता है, तो ड्रॉप में भी क्या होता है, तो अपने आप को क्या कर लेता है, क्लोज फॉर्म में कर लेता है। मकसद का क्या होता है कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। मॉलिक्यूल वाले क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ये बात, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और वॉल्यूम जो है ना, उससे क्या होगा कि वो अपने वॉल्यूम को फैलाना चाहता है, वॉल्यूम ज्यादा रखना चाहता है और सरफेस एरिया क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होती हैं सरफेसेस, वो भी इसी वजह से ही है फ्लूइड्स की। बार दफा ये होता है कि कुछ फ्लूइड्स के अंदर मैंने बताया कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, एडिसिव फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वो कम होती है। यानी कोहेसिव फोर्सेस, यानी इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप में क्या होगा, यानी कोहेसिव फोर्सेस जो है वो ज्यादा है किससे, एडिसिव फोर्सेस से। और इसमें जो फ्लूइड होगा वो अपवर्ड क्या होगा, कन्वेक्स होगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक बात तो ये होगी, दूसरी क्या होगी, इसमें क्या होगा, अपवर्ड कन्वेक्स मेनिस्कस। इसमें क्या होगा, एक अपवर्ड कन्वेक्स शेप बनेगी इसकी सरफेस की। और एक होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये भी याद रखना है आपने। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है कि अगर आप मेनिस्कस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट एट द मेनिस्कस मेक एन एंगल विद द, आप कह सकते हैं कि जो बाल और जो फ्लूइड है, तो वो वाली बात, एक तो ये वाला यहां भी एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल है जिसमें हमारे पास जो है फ्लूइड और जो सरफेस है, फ्लूइड सरफेस, उसके साथ जो है वाल के साथ जो बनने वाला एंगल है उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब उस एंगल ऑफ कांटेक्ट में इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कौन सा होगा, वो ऑब्ट्यूज होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। इसमें क्या कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है किससे, एडिसिव फोर्सेस से। तो यहां पर क्या होगा, फ्लूइड जो है डज नॉट एबल टू वेट द वॉल्स। जैसे मरकरी है ना, मरकरी, मरकरी आप डाले ना किसी जगह पे, तो उसमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है, तो वो जिस चीज में डालेंगे उसको वेट नहीं करेगा, पानी वेट कर देता है। पानी क्या करता है, वेट करता है, तो मरकरी नहीं करता। तो ये जो इस तरह का फ्लूइड हमारे पास होगा जिसमें कोहेसिव फोर्सेस, एडिसिव फोर्सेस क्या है, एडिसिव फोर्स से मुराद यहाँ पे ये है कि जो फ्लूइड और वाल के दरमियान फोर्सेस है। कोहेसिव फोर्सेस से मुराद क्या है, मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्सेस है। ठीक है ना। ऐसा फ्लूइड अगर हम किसी मतलब कोई हमारे पास कैपिलरी ट्यूब एक्शन में, ये फ्लूइड क्या करता है, मतलब यहां पर अगर आप एक कैपिलरी ट्यूब डाल दें, इसमें फिर ये क्या होता है, इसमें इसका लेवल ऊपर चला जाता है।
ये राइज हो जाता है, फ्लूइड क्या रहता है, नहीं इसमें इसमें राइज नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होगा, इसमें ये इसका लेवल फॉल कर जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, फॉल इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक्शन में ये डेप्थ में चला जाएगा, क्या होगा, ये डेप्थ में चला जाएगा, तो ये एक किस्म का फ्लूइड हो गया जिसकी मैंने प्रॉपर्टीज बताई। अब दूसरा जो फ्लूइड होगा उसकी प्रॉपर्टीज इसके बरक्स है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, सेकंड में हमारे पास ये से वो कंटेनर है, इसकी जो मेनिस्कस है अपवर्ड वो कनकेव होगी, क्या होगी, कनकेव मेनिस्कस होगी। इसमें क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस एडिसिव फोर्सेस यानी फ्लूइड और सॉलिड के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। कोई भी चीज है ना, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि मट्टी जो है, गीली मट्टी टायर के साथ लग जाती है, तो टायर को हम घुमाते हैं, जैसे स्पीड उसकी बढ़ती है तो वो जो एडिसिव फोर्सेस है वीक पड़ जाती है और उससे वो मट्टी उससे क्या जाती है, अलग आ जाती है। तो बेसिकली वो एडिसिव फोर्स है, यानी एक फ्लूइड और एक सॉलिड के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसके एटम्स और उसके एटम्स को नहीं, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं है ये। अगर आप इसको देखेंगे ना तो या तो ये क्या होगी, अपवर्ड कनकेव होगी, या अपवर्ड क्या होगी, कन्वेक्स होगी, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक होगी अगर हम इसको क्लीनली ऑब्जर्व करें। लेकिन ये वाटर के अंदर इसलिए वेट करने की सलाहियत है तो वो इसके बरक्स है, यानी वाटर में ये वाली सूरत होगी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो फ्लूइड जो है उसमें कोहेसिव फोर्सेस कितनी कम है किससे, एडिसिव फोर्सेस से। अब होगी यही सूरत हाल, लेकिन इसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इतना ज्यादा कम नहीं होगा 90 से, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बताएगा कि उसके अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटी है वेट करने की, कितनी ज्यादा एबिलिटी है उसके अंदर, मतलब अपने आप को उसको बबल्स बना, अपना ड्रॉप्स बनाने की उसके अंदर। जैसे मरकरी की मैंने एग्जांपल दी है, तो मरकरी ड्रॉप्स बहुत जल्दी बनाता है क्योंकि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 है। वाटर के केस में वो क्या हो जाएगा, लेस देन 90 हो जाएगा। हो सकता है बहुत ज्यादा 90 से लेस ना हो, लेकिन कुछ फ्लूइड्स ऐसे भी होंगे अगर आप स्टडी करें जिनका ये वाला एंगल बहुत ज्यादा 90 से क्या होगा, कम होगा, तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको ये मेनिस्कस जो है वो अपवर्ड आपको कनकेव नजर आए। अपवर्ड क्या नजर आएगी, कनकेव। अब इसमें क्या होगी, मेनिस्कस क्या होगी, अपवर्ड कनकेव होगी, ये सरफेस जो है कनकेव और कन्वेक्स तो पता है ना, कनकेव क्या होता है और कन्वेक्स क्या होता है। तो अगर मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है तो ये वाली जो उसकी सरफेस है वो मतलब या तो अपवर्ड, यानी अपवर्ड से मुराद ये है कि ऊपर वाली सतह जो तो या तो कनकेव होगी या क्या होगी, कन्वेक्स होगी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ज़ाहिर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा फिर, हम ये देखें ना, अगर यहाँ एक टेंजेंट ड्रा करें और टेंजेंट जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल क्या होगा, ये 90 से क्या होगा, कम होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। अगली बात क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो ये सारी ऑब्जेक्टिव है, इन चीजों को आप स्टार पॉइंट्स बताने का मकसद क्या होता है, मैंने कहा था मैं अपने लेक्चर्स के अंदर आपको पॉइंट्स बताऊंगा, स्टडी करने को डेरिवेशंस करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमने रिजल्ट्स डिस्कस करने हैं कि कौन सी चीज क्या कहती है हमें और क्या रिजल्ट उसका मिलता है, उस रिजल्ट के आगे फैक्टर्स इफेक्टिव क्या है।
अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी एक्यूट होगा, ठीक है ना। और ये फ्लूइड जो है एबिलिटी टू वेट द कंटेनर, और इसमें जो कैपिलरी ट्यूब एक्शन है इसमें अगर कैपिलर ट्यूब आप डालते हैं तो ये क्या होगा, इसमें लेवल जो है वो राइज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये मजीद अगर मुझसे कोई हुआ तो मैं आपको उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर बता दूंगा कि इसमें लेवल फॉल करता है या इसमें करता है, उसकी रीजन बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मतलब दो किस्म के फ्लूइड्स है। अब जो सरफेस टेंशन है, ये जो बबल बनता है, बबल बनने की वजह भी क्या है, उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उसकी वजह क्या है, सरफेस टेंशन। बबल बनता है या ड्रॉप बनता है, बबल भी दो किस्म के होते हैं ना, जैसे एयर बबल है वाटर के अंदर बनता है तो उसकी एक ही सरफेस होगी, दरमियान में तो एयर है। 100 बबल्स हैं, उनकी दो सरफेसेस होती हैं, एक अपवर्ड और एक इनवर्ड, उसकी दो सरफेसेस होती हैं। तो जैसे ड्रॉप है, उस ड्रॉप के अंदर हमारे पास जो है, मैं अगर फार्मूला ड्राइव करूं यहां पे लिखूं, एक्सेस प्रेशर बबल्स या ड्रॉप, अगर आपके पास उसकी क्या वन सरफेस है, वन सरफेस से मुराद क्या है, मैंने क्या बताया कि जैसे ड्रॉप है, ड्रॉप में क्या है, अंदर वाटर है, बाहर क्या है, बाहर एयर है। और अगर यानी इसमें क्या आ सकता है, ड्रॉप ऑफ वाटर भी आ सकता है और एयर बबल भी आ सकता है। एक ही मतलब सरफेस है और इसमें से इसका रेडियस क्या है, आर है, और सरफेस टेंशन क्या है, वो टी है। इसका जो प्रेशर का फॉर्मूला बनता है वो है 2T/R, 2T/R, ठीक है ना। ये तो डायमेंशन देखें कि ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो नीचे भी क्या आ गई, लेंथ आ गई, तो प्रेशर की डायमेंशन बन गई 2T/R। और अगर टू सरफेसेस हैं, लाइक सोप बबल, मतलब हमारे पास इस तरह है, उसमें क्या होगा, दरमियान अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, दरमियान में क्या है, सॉ मटेरियल है, इसमें फर्क है, यहाँ दो लेयर्स बन रही हैं। इसमें फिर क्या होगा, ये प्रेशर बनता है 4T/R, क्या बनता है, 4T/R। अब इसमें थोड़ा सा आपने आगे आखिरी जो एप्लीकेशन है वो पढ़ लेनी है, ब्लड के बारे में, उसके फीचर्स हैं वहां पे दिए हुए, आप देखें, मतलब ब्लड की डेंसिटी क्या है, ब्लड की विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी जो है वो मतलब टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, वीक होगी।
मॉर्निंग क्या होगी, वीक होगी, तो उससे क्या होगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या होगी, तो विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है कि बेटा इंक्रीज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। तो बहरहाल वो आपने आगे जाके उसको पढ़ना है, और उसके कैसे उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होता है, टर्बुलेंट कब होता है। टर्बुलेंट को एडी फ्लो भी कहते हैं, जिससे एडी करंट्स होते हैं ना, ऐसे ही इसको हम एडी, यानी आप टर्बुलेंट फ्लो को इरेगुलर फ्लो, अनस्टीडी फ्लो, और क्या कह सकते हैं, एडी फ्लो कह सकते हैं। जिस तरह हम रेगुलर फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो कह सकते हैं, या स्पीडी फ्लो कह सकते हैं, इसी तरह टर्बुलेंट फ्लो के डिफरेंट है। तो मैंने बताया था कि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, गरगल की साउंड आती है। वो साउंड कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपका क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और जहां पे वो साउंड क्या जाती है, स्टॉप हो जाती है, वो आपका पॉइंट टू बी नोट द डायस्टोलिक प्रेशर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो रह गए थे पिछले लेक्चर में अबाउट द फ्लूइड्स। अब ये मुकम्मल हो गए हैं, तो अब मैं फ्लूइड्स की असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। थोड़ा सा पानी पी लो मैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो वेव्स हैं। फ्लूइड्स हमने कंप्लीट कर लिया, फ्लूइड के तकरीबन सारे फार्मूले हमने देख लिए हैं। देखिए बाकी आपकी मेहनत है, आपने इन चीजों के ऊपर मजीद स्टडी करना है। क्वेश्चंस अभी आपको मिलेंगे सोल्यूशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये फार्मूले वहां पे हम इस्तेमाल कर सके, कैसे इनको यूज करना है। बाकी देखिए स्टडी है, जितनी आप स्टडी करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना ऊपर जाएंगे। एक सब्जेक्ट आपने चूज किया है, अब उसको सीखना बनता है, ठीक है ना। तो आपका पैशन होना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स को सीखने की आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। अब देखिए मैं मतलब एक बूढ़ा आदमी, फिर भी 4-5 घंटे रोजाना फिजिक्स पढ़ता हूँ, ठीक है ना। आप लोग नौजवान है, आप लोगों को ज्यादा पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपको अपने सब्जेक्ट पे क्या, अपने नोट्स बनाएं, डायरीज बनाएं, जो पढ़े उसका खुलासा लिख लें, 4-5 लाइनों में उसको उसकी उसको उसका निचोड़ लिख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वही पढ़ना पड़े। तो फिर जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे, जो चीज होगी, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये एक बेस्ट वे होता है कि आप अपनी डायरीज बनाएं, उस पर आप उसका पढ़ने के बाद वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद वहां लिख लेंगे, तो दोबारा जस्ट आपको एक दफा उसको रीड करना पड़ेगा। अच्छा, वेव जो है क्या चीज, एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वेव्स एंड एनर्जी ट्रांसफर थ्रू मैटर। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वेव में और एनर्जी ट्रांसफर थ्रू मैटर के अंदर। वेव में क्या होता है कि जो मैटर है, जो मटेरियल है, जो मीडियम है, वो अगर है तो ट्रांसफर नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, आप सुन रहे हैं, तो दरमियान में एयर मॉलिक्यूल जस्ट इस एनर्जी को वहां पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह वो एनर्जी को लेकर नहीं जा रहे। ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मैं फेंकता हूँ, ये जाकर दीवार को लगता है, वहां जाके साउंड भी क्रिएट करेगा, वहां जाकर हो सकता है ये कुछ चीजों को ब्रेक भी करे, ठीक है ना, हीट भी प्रोड्यूस हो। तो ये एनर्जी वहां तक लेके गया है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफर थ्रू मैटर, ठीक है ना। और वेव में क्या होता है कि मैटर मूव नहीं करता, जस्ट क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। वेव्स की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक मैटर वेव्स भी हैं,
लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है। मैटर वेव्स यानी ये नहीं है कि उसमें वेव्स में मैटर ट्रांसफर होता है, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि मैटर को पहले हम डिफाइन करते थे कि मैटर वो चीज है विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम वेट, उसको मैटर कहते हैं। लेकिन आप देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि वहां हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। अब एक आम फिनोमिना है पेयर प्रोडक्शन। अब वहां क्या होता है कि वहां एनर्जी से हमने क्या किया है वहां पे, अगर हम मैटर की वो वाली डेफिनेशन लें कि मैटर हैव सम वेट, अब वो डेफिनेशन रही नहीं है वैसे, लेकिन अगर वो डेफिनेशन लें तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर तो फेल हो गया। क्यों? कि वहां पे मैटर तो क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मैस है, पॉजिट्रॉन का मैस है, फोटॉन का मैस, फोटॉन मैस लेस पार्टिकल है, उसका लेस मैस क्या है, जीरो। ठीक है, तो फिर हमने क्या डिफाइन किया मैटर को, हमने कहा मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी बेसिक चीज एनर्जी है। लेकिन अल्लाह ताला ने देखो, यानी हम कहते हैं ना ये चीजें डिफरेंट है, चीजें क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आप देखें सबकी नेचर क्या है, वो सेम। सबकी नेचर क्या है, हर चीज एनर्जी है। अरे हमने कहा था कि एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वो फलां एनर्जी होती है, फलां एनर्जी होती है। पर अब तो हमने बाद ही खत्म कर दी कि मैटर इज आल्सो फॉर्म ऑफ रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब आप कह सकते हैं कि फिर कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो हर चीज क्या बन गई, एनर्जी बन गई। एनर्जी की फॉर्म्स हैं डिफरेंट। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा जी कि मतलब हो जा, तो इससे मतलब हर चीज अल्लाह की एनर्जी से ही, अल्लाह की दी हुई अल्लाह की ताकत से ही हर चीज बनी है। ठीक है ना, तो अल्लाह भी क्या एक ताकत है, एक ताकत का नाम है, तो एक कुव्वत का नाम है, ऐसी कुव्वत जिसका कोई हमसर नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये देखें कि मतलब चूंकि हर चीज एनर्जी से मतलब हमारे पास आ रही है, अब हमने उसके अंदर, अब पिछले दिनों पढ़ रहा था कि ऐसी थ्योरीज भी आ चुकी हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको हम मैटर कहते हैं, उस मैटर को हम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके दोबारा उस एनर्जी को दोबारा से मैटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ऐसी थ्योरीज भी आ रही है। जैसे हम कहते थे ना कि पहले भी एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी एक जगह होगा और वो वहां से जैसे एक मैसेज ट्रांसफर हो जाता है, पिक्चर ट्रांसफर, ऐसे आदमी भी ट्रांसफर हो जाए विद द स्पीड ऑफ लाइट है। तो शायद ये वक्त भी आ जाए, कोई पता नहीं, अल्लाह इंसानों के जहनों में ये चीज डालेगी ये कैसे है। तो बहर इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। असल में वो इस मैटर की तय तक पहुंचना चाहते हैं कि ये चीजें जिससे बनी है इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या मतलब निजाम छुपाया हुआ है, इसकी नेचर क्या है, बेसिक नेचर क्या है। लाइट लाइट हम कहते हैं कि बाई नेचर वो पार्टिकल भी है, बाई नेचर वो वेव भी है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, बाई नेचर वो वेव बिहेवियर भी है और उसका पार्टिकल बिहेवियर भी है। तो यानी हम इन चीजों के ऊपर बहस कर रहे हैं, हमारे ये बात तो फिर लंबी हो जाएगी। तो हमारे पास जो वेव्स हैं, वेव्स का डिफरेंस मैंने बता दिया। एक यानी डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस कह लो, लेकिन अगर हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो हम उसको डिस्टरबेंस भी नहीं कह सकते कि डिस्टरबेंस है ना मीडियम, क्योंकि वहां तो मीडियम नहीं है। तो वेव एक ऐसा कह सकते हैं कि वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इन विच एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, तो वेव्स में एक बात तो ये हुई कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। अब सबसे पहले चीज आती है कि ये वेव्स की टाइप्स। वेव्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, इसकी दो टाइप्स हैं।
ठीक है ना, कि ये क्या है, या तो मैकेनिकल है या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मीडियम डिपेंडेंस के लिहाज से, मैकेनिकल मीडियम की जरूरत होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम की जरूरत नहीं होगी। जैसे लाइट है, जैसे पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम है आपके पास, कि माइक्रो रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज तक, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, जनरेट करते हैं, इस एनर्जी की जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। और जो मैकेनिकल है, इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स जो है वो उसके गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स हैं। जब तक कोई मीडियम नहीं होगा तो बेसिकली तो हमें साउंड की तरफ आना है। हमारा टॉपिक तो आज का साउंड वेव है, साउंड की स्पीड है तो, और स्पीड ऑफ लाइट। इसमें फिर अगली जो टाइप्स है मीडियम पार्टिकल वाइब्रेशन के लिहाज से, वो है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, या इसको कंप्रेशनल भी कहते हैं। अब देखिए, पहली चीज है ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या फर्क है? अब ये देखिए मेरा, ट्रांसवर्स वेव्स में ये होता है कि ये पार्टिकल है ना एक पड़ा हुआ, इसके साथ एक पार्टिकल और पड़ा हुआ है, और ये साथ, जैसे रस्सी बनी हुई है, एक स्ट्रिंग है आपके पास। अब स्ट्रिंग के पार्टिकल आपके जुड़े हुए हैं, अगर एक पार्टिकल को आप हिलाते हैं तो साथ में दूसरा भी हिलेगा, दूसरा हिलेगा तो तीसरा भी। बात समझ आ रही है? यानी इसके लिए ये जो पार्टिकल है, इनके अंदर ये जो बॉन्डिंग है, इसकी रिक्वायरमेंट है। ये बॉन्डिंग इस ट्रांसवर्स वेव की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि मैं समझाने के लिए बना रहा हूं कि एक एटम है या मॉलिक्यूल है, दूसरा एटम मॉलिक्यूल, देखें मैं मेरे हाथ को देखें कि अगर मैं इसको वाइब्रेट करूं, अगर इसकी वाइब्रेशन का इस पर कोई असर नहीं हो रहा तो ट्रांसफर वेव ट्रेवल नहीं करेगा। देखें ये दो हाथ हैं, अब ट्रांसवर्स वेव ये है कि इसकी वजह से ये भी क्या करना शुरू कर दे, वाइब्रेट, ये ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल में तो इसने जाके क्या करना है, इसको जाके कोलाइड करना है, उसके लिए इसके दोनों बॉन्डिंग होना जरूरी नहीं। ये एक बात अगर हम समझ लें तो फिर समझ लेंगे हमें ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का फर्क पता चलेगा। ठीक है ना, इसको मैं ऊपर हाथ को लेके जा रहा हूं, ये हाथ ऊपर कब आएगा, अगर इसका इसके साथ कोई बॉन्डिंग है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक है। फ्लूइड्स में क्या होता है, यानी सॉलिड्स में तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड्स में क्या है, ये बॉन्डिंग है, एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ, जैसे स्ट्रिंग है। फ्लूइड्स में चूंकि बॉन्डिंग बहुत वीक है, इसलिए फ्लूइड्स के अंदर ये वेव्स पैदा नहीं होती। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या है, फोर्स मौजूद है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अंदर तो नेट फोर्स क्या जीरो है, एक मॉलिक्यूल की, और ऊपर क्या है, थोड़ी सरफेस टेंशन मौजूद है, जैसे रस्सी के अंदर खिंचाव होता है, ऐसे ही वाटर सरफेस के ऊपर क्या है, एक थोड़ी सी टेंशन मौजूद है, फोर्स मौजूद है। इसलिए वाटर वेव्स, वाटर की सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव्स पैदा हो जाती हैं, लेकिन इनसाइड वाटर ट्रांसवर्स वेव्स पैदा नहीं होती। क्यों? कि अंदर सरफेस टेंशन तो है नहीं। बात समझ आ रही है? कि ट्रांसवर्स वेव्स की मतलब उसकी प्रोपेगेशन की कंडीशन ये है कि एक मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करे
तो दूसरा चाहे उससे कोलाइड होने की एबिलिटी नहीं रखता, फिर भी वो उसकी वजह से अपना वाइब्रेट करना शुरू कर दे, ताकि उनके दरमियान क्या हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो फिर ऐसा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल अगर मतलब वेव्स है ऐसे, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, हर पार्टिकल अपनी ही जगह पे खड़ा क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है ना। अब इसने नीचे आना है, ये नीचे की तरफ आएगा, ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसे सामवर्ड ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा अभी, इसने अभी और ऊपर जाना है, इसने यहां तक जाना है, इसने भी यहां तक जाना है। ठीक है ना। और इन्होंने क्या आना है, अब नीचे आना है। तो एक टाइम आएगा कि जैसे जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो ये क्रस्ट जो है, ये वाला पॉइंट पी जो है, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट। तो हमें लगेगा क्रस्ट क्या कर रहा है, आगे मूव कर। एक पीरियड में ना मेरे मोबाइल में एक वीडियो आई थी, उसमें एक लंबी कतार होती है आदमियों की, शायद आप लोगों ने भी देखी हो। तो एक आदमी ऐसे खड़ा है ना, तो वो ऐसे नीचे बैठता है, तो पहले बैठता है, फिर साथ वाला बैठना शुरू कर देता है, फिर उसके साथ वाला बैठ, जब ये बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, फिर ये खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल क्या बन रही होती है वहां, एक वेव बन रही होती है। हालांकि आदमी आगे ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन लग ऐसे रहा होता है कि आदमी के जो सर है वो आगे जा रहे हैं, लग ऐसे रहा होता है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर किस डायरेक्शन में है, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। और ये क्या है, वाइब्रेशन की डायरेक्शन। समझा जी बात। यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। बात समझ आ रही है। तो ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। और मैंने क्या बताया कि यानी कि ये क्या करेंगी इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में होगी ये, और नॉट इन द लिक्विड्स एंड गैसेस, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। हाउएवर on the surface of water। ये किस वजह से, ये वही मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये ट्रांसवर्स वेव है, बात समझ आ गई ना। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में बहुत ज्यादा फर्क है। लॉन्गिट्यूड में ये बॉन्डिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मॉलिक्यूल करीब होंगे तो जाहिर है उसमें जल्दी ट्रांसफर होगा, उसमें टकराना जो है। अगर थोड़ा दूर है तो टकराने में क्या होगी, देर लगेगी। तो लॉन्गिट्यूड में प्रोपेगेशन जो है वो एनर्जी ट्रांसफर की स्पीड क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। हाँ, ओनली लॉन्गिट्यूड, यानी वाटर की सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव बन सकती हैं, वाटर के अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं है, और किसी भी फ्लूइड में नहीं है। ठीक है ना, अंदर तो है ही नहीं। गैप है, मतलब अच्छा वाला गैप है उनके अंदर, इसलिए तो वो स्लाइड कर रहे हैं, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, इसलिए तो वो मतलब उनकी डेफिनेट शेप नहीं है। बॉन्डिंग तो होती है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, लेकिन वो इतनी वीक है कि उससे ये नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट करे तो उससे दूसरा भी, यानी पानी की ऐसा तो नहीं होता कि पानी का अगर एक ड्रॉप लगा कर दिया तो दूसरा ड्रॉप भी उसके पीछे चलता हुआ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब बॉन्डिंग तो है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है कि एक के वाइब्रेट करने से दूसरा भी वाइब्रेट करने लग जाए। इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज किया है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, यानी इसकी रिक्वायरमेंट है किसकी, ट्रांसवर्स वेव्स की। अच्छा, इसमें अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ आए, जो कि हमारा टॉपिक है साउंड।
इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल ने क्या करना है, ये पार्टिकल है, ये इससे जाके टकराएगा, ये उससे अगले से टकराएगा, ये उससे अगले से टकराएगा, यानी इस तरह वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है और प्रोपेगेशन भी इसी डायरेक्शन में। यानी ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर particles of a medium vibrate along the direction of propagation of the wave, यानी जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रही हैं, जैसे अब एयर है, एयर का मॉलिक्यूल है से में इतना ही फासला है, नहीं है, हो सकता है शायद इससे भी ज्यादा होता हो, तो ये क्या करेगा, इससे जाके कोलाइड करेगा। जैसे ये लेयर्स जो है, लेयर्स वाटर की इसकी जो है एयर की क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, मेरे बोलने से क्या हो रहा है, कंप्रेशन रेफ्रैक्शंस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन कंप्रेशन रेफ्रैक्शंस के मूव करने से क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रही हैं उसी डायरेक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड्स में भी होंगी, उसके लिए बॉन्डिंग होना ना होना, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी वहां स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। जितनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वाइब्रेट करने की, वाइब्रेशंस के लिए इलास्टिसिटी होना मीडियम के अंदर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स एंड द इनर्शिया, दीज आर द टू रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑसिलेशन। तो इसमें क्या होगा कि साउंड वेव के अंदर वाइब्रेशंस और वाइब्रेशंस की वजह से एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, तो उसमें हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या आ गई, साउंड। और अगर बॉन्डिंग है यानी कि सॉलिड्स में भी होंगी, लिक्विड्स में भी होंगी, गैसेस में भी होंगी, और ये मैंने बताया कि किसमें होती है, मेनली इन सॉलिड्स, ओनली इन सॉलिड्स, एंड किसी हद तक मैंने बताया कि वो एट द सरफेस ऑफ द वाटर या किसी भी मीडियम के अंदर अगर सरफेस टेंशन है तो उसकी वजह से सरफेस के ऊपर हो सकती है, एक साइड नहीं। ये तो भी विद रिस्पेक्ट टू द मतलब मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेशंस। फिर एक टाइप है आप पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव वेव एंड पीरियोडिक वेव्स। वो आप कह सकते हैं कि these two types depends upon the source। पीरियोडिक में क्या है, सोर्स मुसलसल एनर्जी फराहम कर रहा है, रिदमिक वाइब्रेशंस हैं, और जो प्रोग्रेसिव है जैसे हमने एक पेटल ड्रॉप की है वाटर के अंदर और वो जो वेव बनी है वो अपने सोर्स से अवे जा रही है, बस पीछे उसके उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सोर्स दोबारा से उसको एनर्जी फराहम नहीं है। जब हम किसी को आवाज देते हैं तो आवाज यहाँ चल पड़ी, आवाज जा रही है, एक आवाज दी ना किसी को तो वो जा रही है, तो ये किस्म की क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है, यानी विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अच्छा, एक चीज और समझना बहुत जरूरी है, देखिए हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं B इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम कहते हैं कि चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव है चाहे जो है ट्रांसवर्स वेव है, वो इस इक्वेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। अब चाहे लाइट वेव्स है, जैसे उसमें क्या आ जाएगा, V की जगह C आ जाएगा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जरा देखें, एक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, वेव्स का फिनोमेना कौन सा है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मीडियम का चेंज होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो दूसरे मीडियम पे जाने के बाद चूंकि उस मीडियम की अपनी इलास्टिसिटी है, उस मीडियम की अपनी डेंसिटी है, तो वेव जो है उनकी स्पीड वहां पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीडियम चेंज होने से
स्पीड चेंज हो जाती है। अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है, पहले चलो हम एक चीज डिस्कस करते हैं, चेंज ऑफ द मीडियम। चेंज ऑफ मीडियम क्या है? रिफ्लेक्शन है। हाँ जी, हाँ लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा है। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन में चेंज क्या आएगा? मीडियम में। और हम ये पढ़ते हैं कि जिस मीडियम में वो वेव जारी है, वो मीडियम जितना डेंस ज्यादा होगा उतनी उसके अंदर स्पीड जारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लाइट की बात करें या हम किसकी बात करें, साउंड की बात करें, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, मीडियम चेंज होने से स्पीड क्या होगी? चेंज होगी, पहली बात। अब जब स्पीड चेंज होगी, आगे दो फैक्टर्स हैं, फ्रीक्वेंसी है और क्या है? वेवलेंथ है। तो इसमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v के चेंज होने से क्या होगा? चेंज वेवलेंथ चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। याद रखें, जब भी मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन होगी, चाहे आप एक लाइटर मीडियम से डेंसर में जा रहे हैं या डेंसर से लाइटर में जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? स्पीड चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगा। हाँ नहीं, वन वहां पे नहीं, ये तो वैसे क्वेश्चन है ना। अगर v कांस्टेंट हो तो अभी आ गए उसी को क्वेश्चन फिर आएगी ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ f क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ v प्रोपोर्शनल होगा किसके? लैम्डा। अगर हम जा रहे हैं लाइटर टू डेंसर, लाइटर टू v डिक्रीज, लैम्डा इंक्रीज, सॉरी, हाँ ठीक है, लाइटर टू डेंसर, डेंसर में जाकर स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लैम्डा भी कम हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम जा रहे हैं डेंसर टू लाइटर, तो v भी इंक्रीज हो जाएगी, लैम्डा भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बात, ये तो जनरल बात है। अगर हम लाइट के केस में आते हैं, लाइट के केस में क्या होगा? देखिए, अगर वेवलेंथ चेंज होता है तो हमारे दिल में ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि वेवलेंथ चेंज होने से तो कलर चेंज हो जाता है। क्या हमने पढ़ा हुआ कि रेड है जैसे, यानी अगर बात करते हैं वेव यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का तकरीबन कितना होता है? 700 नैनोमीटर। और वायलेट का कितना होता है? तकरीबन 400 नैनोमीटर। अब वेवलेंथ चेंज होने से कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कलर कब चेंज होगा? अगर वेवलेंथ चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो कलर चेंज होगा। कलर कब चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। बात समझ आ रही है? तो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक हम कहें कि रेड जारी है एयर में और वो इंटर हुई किसमें? ग्लास में या वाटर में, उसका वेवलेंथ क्या हो गया? कम हो गया, तो वो ब्लू बन जाएगी? ऐसा नहीं है। सोर्स जो है, सोर्स, अगर सोर्स चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी चेंज होने से एनर्जी चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगा, फिर कलर चेंज होगा।
मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ तो चेंज हो रहा है लेकिन कलर चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कलर डज नॉट चेंज, कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सोर्स चेंज होता है, यहां क्या हुआ, चेंज ऑफ द मीडियम, मीडियम चेंज होने से कलर चेंज नहीं होगा। अगर लाइट है और अगर लाइट या साउंड है, दोनों की बात हो रही है, चाहे वो ट्रांसवर्स है चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उनका वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। और उसके चेंज होने से स्पीड, स्पीड और वेवलेंथ आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर सोर्स चेंज होगा, चेंज ऑफ सोर्स, अब सोर्स में क्या होगा कि अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जैसे साउंड में फ्रीक्वेंसी चेंज होने से आवाज बारीक हो जाती है, ज्यादा होने से औरतों की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मर्दों की आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है। कहते औरतें बोलती भी ज्यादा है ना, कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि अब कलर चेंज होगा। अब स्पीड, देखिए स्पीड भी चेंज हो सकती है अगर साथ में मीडियम भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। लेकिन अगर एक ही मीडियम में आपने एक रेड लेजर जा रही है, एक ग्रीन लेजर जा रही है, दोनों का कलर क्या है डिफरेंट, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, वो सेम। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हो गया। जैसे मैंने यहां लिखा था कि इसका इसके साथ कलर क्या है, अब हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में ये दोनों चेंज होंगे। ठीक है ना, v क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, अब फोर्स, देखिए फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स पर। सोर्स में वाइब्रेशन ज्यादा जल्दी है, या अगर लाइट की बात कर रहा हूँ, साउंड की बात कर रहा हूँ ना, अगर वाइब्रेशन गले में ज्यादा हो रही है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, बड़ी आवाज होगी, कम है तो कम होगी। अगर हम लाइट की बात करें तो जिस मटेरियल से लाइट निकल रही है, जिसको हमने टेम्परेचर, जिसको हमने करंट दिया है, मटेरियल आगे कौन सा है, उसके एनर्जी लेवल्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, एनर्जी डिफरेंस कितना है, और उससे एनर्जी कौन सी निकल रही है, वो एनर्जी से एसोसिएट होगी उसकी एक फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात। तो अब एक तरफ वो जो वेवलेंथ हम ई इक्वल एच सी ओवर लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा एक में निकलेगा फिर रेड के रीजन में, और एक में निकलेगा वो ग्रीन के। तो अब कलर्स डिफरेंट होंगे लेकिन उनकी स्पीड क्या होगी, वो सेम होगी। तो ये कहानी है, सोर्स चेंज होने से कौन सी चीजें चेंज होगी और मीडियम चेंज होने से क्या होगा। तो यहां पर अब v क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज। तो लैम्डा जब डिक्रीज होगा तो हम रेड से किस तरफ जा रहे होंगे, ब्लू की तरफ। अगर फ्रीक्वेंसी होती है डिक्रीज तो लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज। तो हम ब्लू से किधर जाएंगे, रेड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मतलब आज हम इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नमाज भी पढ़नी है। अच्छा, अब मैंने कोशिश करनी है कल भी हमारी इसी तरह को 1.5 घंटे क्लास हो। उससे फायदा क्या होगा कि अब स्पीड ऑफ साउंड के जस्ट फार्मूले बचे हैं। स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड साउंड का फार्मूला क्या है, किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्या वेरिएशंस आएंगी। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद हम कल अगला टॉपिक ज्यादा कवर करेंगे।
कोशिश करेंगे उसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि परसों तक हमारा क्या होगा कि हमारा वो जो एक टॉपिक मिस हुआ था वो कवर हो जाएगा साथ में इंशाल्लाह। तो ये क्लास की थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाने का मकसद यही था। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड होगा। बाकी ये है कि जो क्वेश्चंस जो हैं पिछली, मैंने पहले बताया कि जो असाइनमेंट नंबर 8 9 के आप लोगों ने लिखे हैं, मैं चूंकि 2 दिन बिजी रहा हूँ, नहीं उसको आंसर कर सका, तो अब मैं आज कोशिश करूंगा कि उनको सोल्यूशन भेज दूं और उसके बाद मैं ये फ्लूइड्स की असाइनमेंट आपको भेजूंगा, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड का भी कवर नहीं हुआ। तो फ्लूइड की असाइनमेंट कल आपने सॉल्व करनी है, सुबह तक आपको फ्लूइड्स की असाइनमेंट इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो कल का दिन आप फ्लूइड्स की असाइनमेंट पे लगाएं, ठीक है। एनर्जी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। हाँ जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनमें कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर क्लियर हो गया? ये फरहत को आवाज आ रही है? फरहत को? चले ठीक हो गया, एक का तो मैसेज आ गया है कि एवरीथिंग इज क्लियर है। चले ठीक हो गया। मतलब क्वेश्चन वगैरह कर लिया करें, अगर कहीं नहीं समझ आती तो फिर मैं ये भी समझू ना कि आप लोग क्लास ले रहे हैं, ये तो नहीं है ना कि ऐसा ना हो कि मोबाइल ऑन करके और आप अपने काम में लगे हुए हैं और मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज।